वेलकम फ्रेंड्स। मैं राजेश कुमार चंद्रा, गवर्नमेंट टीसीएल कॉलेज जांजगीर से हिस्ट्री का सहायक प्राध्यापक। आज हम इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक महाजनपद काल पर चर्चा करेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास में महाजनपद काल का एक विशेष महत्व है। महाजनपद शब्द का तात्पर्य क्या है, यह पहले समझना होगा। जन अर्थात एक ही पुरुष से उत्पन्न कुल के व्यक्तियों का समूह। प्रारंभ में ऋग्वैदिक काल में आर्य कबीलाई थे। उनका जीवन कबीले के रूप में इधर से उधर घूमते हुए व्यतीत होता था। स्थायी रूप से कहीं निवास नहीं करते थे। इनके सदस्यों को जन कहा जाता था, परंतु जब इन्होंने कृषि कार्य प्रारंभ किया और एक जगह स्थायी रूप से बसने लगे, तो वह स्थान जहाँ पर ये बसने लगे उस स्थान को जनपद कहा गया। अनेक जनपदों में से कुछ जनपदों ने आसपास के क्षेत्रों को विजित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ऐसे ही बड़े जनपदों को महाजनपद कहा जाता है। महाजनपद काल के उदय में लोहे का एक विशेष स्थान है। जब उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई, तो लोहे की खोज से निर्मित औजारों के द्वारा विकास को गति प्राप्त हुई और बड़े बड़े नगरों की स्थापना हुई। व्यापार में प्रगति हुई। इससे व्यापारिक नगरों की स्थापना हुई। इसी महाजनपद काल को द्वितीय नगरीकरण का काल भी कहा जाता है। प्राचीन काल में 16 जनपदों को महाजनपद की संज्ञा दी गई है। इन 16 जनपदों की सूची बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूक्त में प्राप्त होता है। हालांकि दोनों सूचियों में नामों में कुछ भिन्नताएं हैं, परंतु भगवती सूक्त के बजाय अंगुत्तर निकाय की सूची को ज़्यादा प्रामाणिक माना जाता है। इन 16 महाजनपदों में से 14 महाजनपद राजतंत्रात्मक एवं 2 महाजनपद गणतंत्रात्मक थे। आइए हम जानते हैं ये 16 महाजनपद कौन कौन से हैं। 16 महाजनपदों में से सबसे पहले जो सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था मगध। मगध के बारे में हम जानते हैं। मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज थी। फिर राजगृह को राजधानी बनाया गया। यह क्षेत्र वर्तमान में बिहार राज्य के पटना गया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस महाजनपद में क्रमशः हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश आदि ने शासन किया।
मगध का पहला प्रमुख सम्राट बिंबिसार था। बिंबिसार सर्वाधिक शक्तिशाली था। सर्वप्रथम इसने मगध राज्य को एक विशाल भूखंड पर खड़ा किया। मगध 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। और साथ ही यह 4 नदियों से भी घिरा हुआ था। घाघरा, गंडक और सोन नदियों के संगम और गंगा नदी के बीच का क्षेत्र मगध महाजनपद के अंतर्गत आता था। मगध महाजनपद के पूर्व में अंग महाजनपद था। मगध और अंग के बीच की जो सीमा थी वह एक चंपा नदी के नाम से थी। तो इस प्रकार से मगध साम्राज्य 5 नदियों एवं 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। बहुत सुरक्षित माना जाता था। बिंबिसार का एक राज्य वैद्य था जीवक। जब महात्मा बुद्ध एक बार बीमार पड़े थे तो इन्होंने अपने राजवैद्य जीवक को उनकी चिकित्सा के लिए भेजा था। बिंबिसार की हत्या करके उसके पुत्र अजातशत्रु ने सत्ता अपने हाथ में ले ली और अजातशत्रु के बाद उसके पुत्र उदयन ने उसकी हत्या करके शासन सत्ता अपने हाथ में ले ली। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, नंद वंश आदि ने शासन किया। अब हम जानते हैं बिहार राज्य के ही एक दूसरे महाजनपद अंग के बारे में। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। यह वर्तमान में भागलपुर, मुंगेर क्षेत्र में आता है। बिहार राज्य में ही एक तीसरा महाजनपद है वज्जी संघ। यह 8 गढ़ राज्यों का संघ है। इन 8 गढ़ राज्यों में वैशाली सबसे प्रमुख था और इसे विश्व का प्रथम गणतंत्र कहा जाता है। इस महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। वैशाली के 8 जो गणराज्य थे उसमें लिच्छवी सबसे प्रमुख थे। जो 8 गणतंत्र थे उसमें से एक है कपिल वस्तु का शाक्य गणराज्य। गौतम बुद्ध का जन्म इसी कुल में हुआ था। दूसरा था रामगाम का कोली गणराज्य। तीसरा है अल्पकप्प का बूली गणराज्य। चौथा है केशपुत्त का कलाम राज्य। पांचवा है सुनसमगिरी का भाग गणराज्य। छठवां है मिथिला का विदेह गणराज्य। सातवां है पिपली वन का मौर्य गणराज्य। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य इसी वंश से थे। 8वां है वैशाली का लिच्छवी गणराज्य। इसमें सबसे प्रमुख वैशाली का लिच्छवी है। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी और वज्जी संघ की भी राजधानी वैशाली थी। तो बिहार में 3 महाजनपद हैं, एक मगध, दूसरा अंग और तीसरा वज्जी संघ। इसके पश्चात हम आते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। उत्तर प्रदेश में 7 महाजनपद हैं। बिहार में 3,
उत्तर प्रदेश में 7। 7 महाजनपद में एक है मल्ल महाजनपद। मल्ल महाजनपद यह भी 2 गण राज्यों का समूह था, एक पावा के मल्ल और एक कुशीनारा के मल्ल। ये 2 भागों में विभाजित थे। इनकी राजधानी, दोनों की अलग अलग राजधानी थी। कुशीनारा के मल्ल की राजधानी कुशीनगर थी और पावा के मल्ल की राजधानी पावापुरी थी। ये वर्तमान में गोरखपुर जिले में पड़ता है। कुशीनारा की पहचान देवरिया के रूप में की गई है। इस महाजनपद के बारे में मुख्य बातें ये है कि कुशीनारा में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था और पावापुरी में स्वामी वर्धमान महावीर का निर्माण हुआ था। उत्तर प्रदेश में अगला महाजनपद है काशी। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी, जो वर्तमान में बनारस या वाराणसी के ही नाम से जाना जाता है। इस वंश के एक प्रसिद्ध शासक थे अश्वसेन। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ स्वामी काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। अगला महाजनपद कोसल महाजनपद। कोसल महाजनपद की मुख्य राजधानी श्रावस्ती थी, परंतु यह 2 भागों में इसकी राजधानी थी। एक उत्तरी भाग की राजधानी साकेत थी और दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती थी। ये वर्तमान में फैजाबाद जिले में पड़ता है, अयोध्या क्षेत्र में। इस वंश का एक प्रसिद्ध शासक था प्रसेनजीत। अगला महाजनपद वत्स, यह भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। वर्तमान में प्रयाग क्षेत्र में इसका विस्तार था। इस वंश का सर्वप्रमुख शासक उदयन था। उत्तर प्रदेश में ही एक और महाजनपद था पांचाल। इसकी भी 2 राजधानी थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी और दक्षिण पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। दोनों एक ही नाम थे। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र या काम्पिल्य, उसी जगह को कहा जाता है। एक ही राजधानी थी। यह वर्तमान में रुहेलखंड क्षेत्र में पड़ता है। अगला महाजनपद है सूरसेन। यह भी उत्तर प्रदेश में है। इसकी राजधानी मथुरा थी, जो वर्तमान में भी मथुरा क्षेत्र में ही स्थित है। अगली महाजनपद है कुरु। महाभारत में हमने कुरु वंश का नाम सुना हुआ है। इनकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। ये आधुनिक दिल्ली और मेरठ के आसपास के क्षेत्रों में विस्तृत था। तो 3 महाजनपद हमने देखे बिहार में और 7 महाजनपद देखे उत्तर प्रदेश में। कुल 10 महाजनपद। इसमें से 2 महाजनपद मध्य प्रदेश में भी पड़ते हैं। एक चेदी वंश की राजधानी थी शक्तिमती या सांथीवती। ये वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र में विस्तारित था। शिशुपाल इस वंश का एक प्रमुख शासक था। मध्य प्रदेश में दूसरा महाजनपद था अवंती। इसकी 2 राजधानियाँ थीं। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिण अवंती की राजधानी महिष्मती। ये वर्तमान में उज्जैन क्षेत्र में ही विस्तारित था। चंड प्रद्योत इस महाजनपद का सबसे प्रतापी शासक था।
अब आते हैं 13वें महाजनपद, जो कि राजस्थान में स्थित था। उसका नाम है मत्स्य। इस महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। यह राजस्थान के जयपुर, अलवर, भरतपुर क्षेत्र में विस्तारित था। 14वां महाजनपद अस्सक या अस्मक। इसकी राजधानी पोतन या पोटली थी। यह गोदावरी नदी घाटी आंध्र प्रदेश क्षेत्र में विस्तारित था। दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद अस्सक या अस्मक है। 2 महाजनपद, इन 14 महाजनपद भारत में हैं। इसके अलावा 2 महाजनपद जो भारत की सीमा से बाहर हैं। उस काल में यह भारत की सीमा में शामिल थे। एक है गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला है। हमने तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम भी सुना हुआ है। यह वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। एक है कंबोज। दूसरा, कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर है। यह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के क्षेत्रों में विस्तारित था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 16 महाजनपदों में से 3 बिहार में, 7 उत्तर प्रदेश में, 2 मध्य प्रदेश में, 1 दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में, 1 राजस्थान में और 2 भारत के बाहर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में स्थित थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि महाजनपदों में आपस में प्रतिस्पर्धा होती रहती थी अपने साम्राज्य विस्तार नीति के कारण। तो धीरे धीरे 16 महाजनपदों में से कुछ महाजनपद एक दूसरे में मिलते चले गए और धीरे धीरे देश एक अखंड भारत की ओर बढ़ने लगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के आते आते पूरा भारत लगभग एक सूत्र में बंध गया था। इसमें बिंबिसार ने अंग महाजनपद को जीत लिया और अंग महाजनपद का अस्तित्व समाप्त हो गया था। बिंबिसार ने प्रसेनजीत की बहन, जो काशी कौशल नरेश था प्रसेनजीत, उसकी बहन से विवाह किया था और काशी को दहेज में प्राप्त किया था। परंतु उसके पुत्र अजातशत्रु के समय प्रसेनजीत के साथ युद्ध होता है और फिर से काशी जो है कौशल नरेश वापस ले लेता है। अब बाद में प्रसेनजीत की पुत्री के साथ अजातशत्रु का विवाह होता है और पुनः उसको काशी दे दिया जाता है। शिशुनाग द्वारा अवंती राज्य और कौशल राज्य को पूरी तरह से मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। अजातशत्रु ने वज्जी संघ और मल्ल, ये पूरे गणराज्यों को इन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद ने सूरसेन, पांचाल, अस्मक आदि महाजनपदों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार से महाजनपद की सीमाएं एक दूसरे में समाहित होती हुई एक अखंड भारत की ओर बढ़ने लगी। उस अखंड भारत का पहला सम्राट माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।